चलिए वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम नॉर्थ अफ्रीका, साउथ वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया का ये टॉपिक कर रहे थे, जिसमें नॉर्थ अफ्रीका, साउथ वेस्ट एशिया हम अच्छे से कवर कर चुके हैं। हमारा लास्ट लेक्चर था ईरान एंड द क्वेस्ट फॉर द लिबरल रिजिम। ये तो पता ही नहीं था आप लोगों को, ये तो मैं सुबह ही दे के आया हूँ टाइटल, ईरान एंड द क्वेस्ट फॉर द लिबरल रिजिम। और उसके पहले हमने किया था इराक एंड द पॉलिटिक्स ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। आज हम आगे बढ़ रहे हैं और हम सेंट्रल एशिया को पढ़ेंगे। जब मैं सेंट्रल एशिया को पढ़ने की बात करता हूं तो हम किन कंट्रीज़ को पढ़ने की बात करते हैं, आइए मैं आपको दिखा दूं। अब हम आपको दिखा दिखा करके सारा पढ़ाएंगे, यू विल एंजॉय अ लॉट। आओ रुचिका दिखाएं। देखो वही खुला है, जो दिखाना था वही खुल गया। बेटा कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं आती पढ़ने में, बहुत ईजी है ना चीज़ें। गुड। बेचारे पूरा मूड ख़राब कर दिया, नाखून खाते खाते बीच में पूछ लिया, समझ नहीं आया अंदर लूँ कि बाहर छोड़ूँ, ऐसे ही कर दिया। द टेस्ट, दैट पीक पीरियड ऑफ द नाखून जब कटने ही वाला हो, उसकी जो चरम 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 उत्कर्ष अनुभव जो मिलने वाला होता है, उसमें यदि कोई सेंध लगा दे बहुत समय तक वो तंग करता है। फिर चलो अब हमने लगा दिया, अब हम क्या करें, हम कल्प्रिट हैं। आओ मैं तुम्हें जब सेंट्रल एशिया की बात बताता हूँ, मैं इन मुल्कों की बात करता हूँ। कवलजीत कभी ले तो नहीं जा पाए, लेकिन दुनिया घुमा दी आपको पूरी इस सब्जेक्ट के वाया। आओ दुनिया के कुछ और हिस्से भी घूमें। देखो हम अगर यहाँ से शुरू करें नीचे से, तो तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये तो वो 5 कंट्रीज़ जो सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करती थी, सोवियत यूनियन का हिस्सा। तो इसे सेंट्रल एशिया करार देने का एक मुख्य कारण यह भी है कि इनमें एक कॉमन एलिमेंट है, और वो कॉमन एलिमेंट है कि ये सोवियत रिजिम का हिस्सा होती थी। लेकिन दूसरा एक कंट्री और है जो कि डायरेक्टली सोवियत रूल के अंडर कभी नहीं रही है, पर वो इसी सेंट्रल एशिया में हम काउंट करके पढ़ते हैं, और उसका नाम है अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान भी इसी का हिस्सा है। आ जाइए मैं अब आपको दोबारा दिखाऊं। देखिए ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड दिस इज़ अफ़गानिस्तान। हम इस रीजन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अगर देखें तो ये कहाँ से कहाँ फैला होगा, आइए डिमार्केशन ऑफ द रीजन करते हैं। देखिए इसके ईस्ट में चीन के पहाड़ आते हैं, ये चीन है ना, चाइना। तो सेंट्रल एशिया का जो ईस्टर्न रीजन है ये सारा, यहाँ पर चाइनीज़ माउंटेन चेन्स आती हैं। तो ईस्ट में चीन है, इसके वेस्ट में कैस्पियन सी आता है, कैस्पियन सी। इसके नॉर्थ में रशिया आता है, रशिया, और इसके साउथ में ईरान, और यहाँ से नीचे चले जाए तो ये पाकिस्तान। तो पाकिस्तान और ईरान इसे साउथ में बॉर्डर करता है, रशिया नॉर्थ में बॉर्डर करता है, चीन ईस्ट में बॉर्डर करता है, और वेस्ट में कैस्पियन सी है, ईस्ट में चीन के पहाड़ हैं। अब आप कहेंगे कि सर वेस्ट में आपने बताया कैस्पियन सी है, स्टिल मैं इसके बारे में एक बात बताता हूँ, वो ये कि सेंट्रल एशिया लैंड लॉक्ड है। सेंट्रल एशिया लैंड लॉक्ड है। लैंड लॉक्ड कौन सा रीजन होता होगा, लैंड लॉक्ड एरिया कौन सा होता होगा बेटा? जिसके तीनों तरफ कोई क्या हो, अच्छा, जिसके तीनों तरफ, और जिसके चौथी तरफ क्या हो, मैं। मैंने बताया था तीर और तुक्के, ये तीर नहीं चला तो तुक्का ही चला दिया, ऐसा नहीं, अज्यूम करके मत पढ़ो, जो भी पढ़ा रहा हूँ जरा ढंग से पढ़ो, वरना यहाँ से तुक्का चला दूंगा। ओके चलो इधर आओ। तो ये लैंडलॉक्ड इसलिए है क्योंकि ये किसी भी तरह के वाटर बॉडीज से सराउंडेड नहीं है। वाटर बॉडीज इन द सेंस यहाँ पर कि ये किन्हीं ओशियंस या सीज से सराउंडेड नहीं है। पर दूसरी तरफ आपने पढ़ा कि इसके वेस्ट में कैस्पियन सी है। अब कैस्पियन सी अपने आप में एक एनक्लोज्ड लेक है। कैस्पियन सी एक लेक है, एक झील है, और एनक्लोज्ड है, क्लोज है वो। तो वो आगे फर्दर किन्हीं ओशियंस और सीज से कनेक्ट नहीं होती हैं। ओके, तो इस तरह से तो इंडिया में लेक है या किसी भी ज्योग्राफिकल रीजन में कोई लेक है, आप उसे ये तो नहीं कंसिडर कर सकते कि अगर कोई लेक है तो वो कंट्री लैंडलॉक्ड नहीं है।
हो सकता है कि चीन के कई क्षेत्रों में, जैसे कि मानसरोवर झील तिब्बती इलाकों में, पर चीन का वो इलाका यानी कि तिब्बत का पश्चिमी इलाका है तो लैंडलॉक्ड ही, वो कहीं समुद्रों से सागरों से तो घिरा हुआ नहीं है। तो सीधे आप किसी चीज़ को लैंडलॉक तब मानते हैं यदि वो सागर समुद्रों से घिरा ना हो। पर कैस्पियन लेक को कैस्पियन सी इसलिए कहा जाता है, आकार में बहुत बड़ी झील है वो। तो इस रीजन को हम लैंडलॉक्ड ही मानते हैं। इसके वेस्ट में कैस्पियन सी है, वो अपने आप में अनक्लोज्ड है। ओके, इतनी बात क्लियर हुई? तो इट्स अ लैंडलॉक्ड रीजन। क्या क्या खासियतें हैं इस रीजन की अगर हम इसे समझें तो? सबसे पहली चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको बहुत ही वाइड वैरायटी ऑफ फिज़िकल फीचर्स मिलते हैं, वाइड वैरायटी मिलती है। जैसे आपको बहुत सारे पासेस मिलेंगे, दर्रे, जो बहुत सारे माउंटेन चेन्स को काट करके निकलते हैं, यानी कि आप उन माउंटेन रेंजेस को ट्रैवर्स कर पाते हैं, उन्हें पार कर पाते हैं इन दर्रों की मदद से, इन माउंटेन पासेस की मदद से। तिब्बती भाषा में दर्रों के लिए शब्द ला इस्तेमाल होता है। ला आपने सुने होंगे बहुत से दर्रे, शिपकी ला, जेलप ला, है ना, बारा लाचा ला। तो ला शब्द दर्रों के लिए प्रयोग में आता है, पासेस के लिए तिब्बती में। तो पासेस बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं। तो बहुत सारे माउंटेन रेंजेस जैसे कि त्यान शैन, जैसे कि हिंदू कुश, जैसे पामेर, ये कुछ महत्वपूर्ण माउंटेन रेंजेस हैं। हिंदू कुश के पर्वत हैं, पामेर के पर्वत हैं, त्यान शैन के पर्वत हैं। ओके, इसी तरह से इम्पॉर्टेंट डेजर्ट्स यहाँ एग्जिस्ट करते हैं, जैसे किज़िलकुम डेजर्ट, जैसे काराकुम डेजर्ट। तो ये महत्वपूर्ण डेजर्ट है यहाँ के, हम इन्हें नक्शे पर देखेंगे और समझेंगे किस मुल्क में है। इसी तरह से नदियाँ महत्वपूर्ण एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि सीर दरिया है, जैसे कि 1500 मील लंबी पामेर के पर्वतों से ओरिजिन होने वाली सबसे लंबी इस क्षेत्र की नदी आमू दरिया है। तो सीर दरिया, आमू दरिया नदियाँ, किज़िलकुम, काराकुम डेजर्ट, त्यान शान, हिंदू कुश, पामेर ये पर्वत, ये बहुत ही वेरिड फिजिकल फीचर वाला क्षेत्र है। वहीं पर आपको सीज भी नज़र आए लेक्स की फॉर्म में, जैसे कि आरल सी, जैसे कि कैस्पियन सी, ये भी आपको देखने को मिले। ओके, इसके अलावा जो यहाँ के फिज़िकल एलिमेंट से जुड़ने वाली चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर क्लाइमेट कैसा होता होगा। तो अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो ये क्षेत्र बहुत ही लेस रेनफॉल वाला एरिया है, ये सूखा इलाका ही माना जाता है। तो टाइप बी क्लाइमेट भी डोमिनेट करता है। टाइप बी क्लाइमेट जिसे हम एरिड और सेमी एरिड क्लाइमेट मानते हैं, एरिड एंड सेमी एरिड। इसके अलावा सेंट्रल एशिया के जो नॉर्दर्न रीजन्स हैं, जैसे कज़ाकिस्तान के उत्तरी इलाके, यहाँ पर टाइप डी कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट भी एग्जिस्ट करता है। टाइप डी कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। अब यहाँ पर जो टाइप बी एरिड और सेमी एरिड क्लाइमेट है, ये सूखा इलाका तो है, पर देखिए इक्वेटर तो बहुत दूर रह गई नीचे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी इंडिया के सेंटर में रह गई, तो ये रीजन तो बहुत ऊपर है उससे भी, क्योंकि इंडिया के टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर जाएंगे तो मिलेगा आपको तजाकिस्तान, फिर किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान, तो ये तो बहुत ऊपर है फिर। तो इसलिए ये रीजन जिस लैटिट्यूड पे फॉल करता है, जो लैटिट्यूडनल बेल्ट है, वो लैटिट्यूडनल बेल्ट मेजॉरली जो है वो टेम्परेट है। इट इज़ अ टेम्परेट लैटिट्यूडनल बेल्ट, यानी कि टेम्परेचर का वेरिएशन जिस बेल्ट में काफ़ी होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के इक्वेटर के बीच में तो आपको ऑलमोस्ट सारा साल गर्म माहौल ही मिलता है, द हॉट क्लाइमेट। इसलिए हम उस बेल्ट को टेम्परेचर वेरिएशन से ज़्यादा जोड़ते नहीं, वहाँ पर आपको ट्रॉपिकल क्लाइमेट ही मिलेगा। क्लाइमेट क्या मिलेगा? ट्रॉपिकल, जैसा गर्म
लेकिन वहीं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के यानी कि 23.5 से लेकर के 66.5 तक टेक्निकली, वैसे आप इसे ऐसा मान करके चलिए, ऑलमोस्ट ऐसा लेकर चलते होते हैं 30 डिग्री से 60 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में। यहाँ पर अब आपको टेम्परेचर वेरिएशन साल भर में बहुत मिलेगा, बहुत ज़्यादा गर्मी मिल सकती है, बहुत ज़्यादा ठंड भी मिल सकती है। ओके, तो इसे फिर टेम्परेचर वेरिएशन के कारण अपन टेम्परेट जोन भी कह देते हैं। फिर 60 डिग्री के अबव यानी कि टेक्निकली 66.5 के अबव 90 डिग्री तक, वहाँ पर फिर सारा साल ऑलमोस्ट ठंड रहती है। तो वो आपको जो मिलेगा इट इज़ अ पोलर क्लाइमेट, वो पोलर क्लाइमेट रहता है। तो 30 से 0 के बीच में हमने देख लिया इक्वेटोरियल या फिर आप कह लीजिए ट्रॉपिकल क्लाइमेट, गरम यानी कि हॉट, या फिर आप इसे टॉरिड जोन भी कह सकते हैं। जोन वाइज अगर कहना है तो टॉरिड जोन कह दीजिए। 30 से 60 डिग्री के बीच में अगर है तो टेम्परेट जोन है, बिकॉज टेम्परेचर वेरिएशन है, हॉट और कोल्ड दोनों ही मिलेंगे। और फिर अगर उसके ऊपर चले जाएं 60 से 90 के बीच में तो फ्रिजिड जोन आ जाता है। ये फ्रिजिड जोन है, यहाँ पर आपको कोल्ड ही मिलेगा, पोलर क्लाइमेट है। तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट, टेम्परेट क्लाइमेट, पोलर क्लाइमेट, या फिर टॉरिड जोन, या फिर टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन, ऐसा कह के आप पृथ्वी को 0 डिग्री इक्वेटर से 90 डिग्री पोल तक टेम्परेचर के वाइज बांट देते हैं। तो हम जब इस रीजन को देखते हैं तो ये मोस्टली इस 60 से 30 के बीच में फॉल कर रहा है। तो इस कारण से यहाँ पर जो टाइप बी एरिड और सेमी एरिड क्लाइमेट के कारण रीजन क्रिएट होगा, उसकी वजह से यहाँ पर आपको मिलेंगे ग्रासेस। इतनी बारिश नहीं है कि ट्रीज हो जाएं, पर इतनी कम भी नहीं है कि ग्रासेस ना हो पाएँ। तो एक्सटेंसिव प्लेन एरियाज ऑफ ग्रासेस मिलेंगे, एक्सटेंसिव ट्रैक्ट ऑफ ग्रासेस। और वो ग्रासेस जो हैं दोज आर द स्टेपी ग्रासेस। तो स्टेपीज हैं, स्टेपीज ग्रासेस मिलेंगी। प्रेरी भी कहा जा सकता है उन्हें, क्योंकि इसी के सिमिलर ग्रासेस जो यूएसए में मिलती हैं उन्हें प्रेरीज कहा जाता है। कनाडा में भी मिलती है प्रेरी। तो स्टेपी ग्रासलैंड, अब ये स्टेपी ग्रासलैंड ये माना जाता है कि जो यूरोप है, उस यूरोप का जो स्टेपी ग्रासलैंड है वही एक्सटेंड होकर के एशिया में, सेंट्रल एशिया रीजन में आगे बढ़ रहा है। क्योंकि ओवरऑल तो पृथ्वी सारी जुड़ी हुई है, ग्लोब दो, और उस जुड़ी हुई पृथ्वी में आपने पॉलिटिकल यूनिट्स बना लिए अलग अलग कंट्री, बट जोग्राफिकली तो सब कनेक्टेड ही है ना। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो रीजन है यूरोप का ये रीजन जाना जाता है स्टेपी ग्रासलैंड्स के लिए। तो ये ग्रासलैंड रीजन यहाँ आगे एक्सटेंड भी तो करेगा, बढ़ते बढ़ते ये मंगोलिया के ये क्षेत्र यहाँ तक भी तो जाएगा। तो इसलिए यहाँ से ये स्टेपी ग्रासलैंड एरिया आगे एक्सटेंड करता है, ओके, आगे बढ़ता है। तो सेंट्रल एशिया में भी स्टेपी ग्रासलैंड आते हैं। इवन कज़ाकिस्तान में वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रैक्ट ऑफ स्टेपी ग्रासलैंड एग्जिस्ट करता है। स्टेपी ग्रासलैंड इतना इम्पॉर्टेंट फीचर है कि जोग्राफर्स कंट्रीज़ को अवॉइड करके स्टेपी ग्रासलैंड को ही एक ज्योग्राफी यूनिट मान लेते हैं और वो उसे यूरेशियन ग्रासलैंड कहते हैं, जो यूरोप और एशिया रीजन तक फैला हुआ है। तो यूरेशियन ग्रासलैंड रीजन, वो एक ज्योग्राफिकल एंटिटी मानते हैं इसको। रख दो यहाँ पे, ओके। तो स्टेपी ग्रासलैंड एरियाज़ आपको मिलते हैं। तो स्टेपीज़ हैं, क्लाइमेट यहाँ पर टेम्परेट हो जाएगा, आपको ठंड भी ज़बरदस्त मिलेगी, स्नो कैप्ड माउंटेन्स मिलेंगे जहाँ मिलेंगे, नदियाँ भी मिलेंगी, लेक्स भी मिलेंगी, और उत्तरी इलाकों में टाइप डी कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट मिलेगा। सेंट्रल रीजन्स में टाइप बी एरिड क्लाइमेट मिलेगा। एरिड क्लाइमेट में ठंडे क्षेत्र के घास के मैदान मिलेंगे, और इसके साथ साथ डेजर्ट लैंड्स मिलेंगे एक्सटेंसिव। तो माउंटेन, डेजर्ट्स, रिवर्स, ग्रासेस, स्नो कैप्ड माउंटेन पीक्स, लेक्स, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल रहा है। बहुत ही वेरिड फिजिकल फीचर्स एग्जिस्ट करते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब आती है यहाँ पर बात की जो लोग यहाँ पर बस रहे हैं उनके कल्चर के विषय में कुछ बात यदि की जाए तो क्या की जाए। तो जो लोग यहाँ पर बस रहे हैं एथनिकली
ये तुर्क हैं, एथनिकली दे आर तुर्क पीपल। अब इस चीज़ को थोड़ा समझाना पड़ेगा कि एथनिकली ये तुर्क कैसे हुए। आओ मैं समझाऊं इस चीज़ को, हम लॉजिकली समझते हैं। देखो ध्यान से समझो, एशिया को इमेजिन करो और सपोज़ करो कि ये सेंट्रल एशिया से ईस्टवर्ड जाते हुए यहाँ पर आपको कहीं मंगोलिया मिला, और मंगोलिया के भी ऊपर ये सारा रीजन जो है इसे आप ऐसा इमेजिन करो, इट इज़ द नॉर्थ ईस्ट एशिया। इसे आप नॉर्थ ईस्ट एशिया इमेजिन करो। इसमें रशिया का ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न रीजन आ जाता है, रशिया का फार ईस्ट और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन आ जाता है, चाइना का नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन एरिया आ जाता है, मंगोलिया का कुछ हिस्सा आता है, कोरियन पेनिनसुला आ जाता है, जापानीज़ आर्कीपिलेगो आ जाता है, ये सारा नॉर्थ ईस्ट एशिया में आ जाता है। तो किसी ज़माने में समवट अराउंड 2300 BC एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ जो इस नॉर्थ ईस्ट एशिया में बसा करती थी, स्टैंडर्डाइज मैनर में से नॉर्थ एशिया भी कह दिया जाएगा, तो एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ जो यहाँ पर बसा करती थी वो लोग नॉर्थ ईस्ट एरिया से वेस्टवर्ड बढ़े, वेस्ट की तरफ आए, मंगोलियन रीजन में आकर के सेटल भी हुए, मंगोलियन रीजन में सेटल हुए। ये 2300 BC की कहानी है। 2300 BC से आगे बढ़ते बढ़ते ये कहानी बढ़ती जा रही है। मंगोलिया से आगे जाएंगे, बढ़ते बढ़ते पूरे सेंट्रल एशिया रीजन में स्थापित होना शुरू हो गए। ये कहानी लगभग 1500 BC से 1200 BC के अराउंड हुई होगी, और ये सेंट्रल एशियन रीजन से आगे बढ़ते बढ़ते नीचे पर्शिया की तरफ भी गए होंगे, और फिर वेस्टवर्ड और आगे जाते जाते एक समय ऐसा भी आया होगा जब 11th सेंचुरी कॉमन एरा में इन्हीं लोगों ने एक रीजन जीत लिया होगा जिसे हम एनाटोलियन प्लेच्यू रीजन कहते हैं, द लैंड ऑफ एनाटोलिया। 11th सेंचुरी कॉमन एरा में इन्होंने जीत लिया होगा। जिन्होंने जीता था पर्टिकुलरली उन्हें कहते हैं द सेल्जुक तुर्क। तो ऐसे में अब अगर हम देखें तो 2200-2300 BC के अराउंड उत्तर पूर्व एशियाई क्षेत्र से कुछ खेतीबाड़ी वाले वर्ग वेस्टवर्ड आए, या कह लीजिए कि पहाड़ों से नीचे उतरे, घाटियों में आए और फिर आगे और पहाड़ों पर चढ़ते गए, मंगोलिया के क्षेत्र में आए और वहाँ पर बसने लगे। तो जब आप एक ज्योग्राफिकल रीजन छोड़ते हैं तो उससे रिलेटेड वाटर बॉडीज़, क्लाइमेट और सॉइल भी छूट जाती है, और नए ज्योग्राफिकल रीजन में जाते हैं तो फिर वैसी ही वाटर बॉडीज़ हैं, क्लाइमेट है, सॉइल है, तो आपको फिर वैसे ही काम धंधे भी अपनाने पड़ते हैं। तो हो सकता है कि जैसे जैसे आप आगे के इलाकों में गए, आप एग्रीकल्चरल कम्युनिटी से फिर आप नोमैडिक हर्डर बनते गए। आप घास के मैदान थे तो आप पशु चराने लगे, चरवाहे बन गए, नोमैडिक हर्डर। धीरे धीरे अब आप मंगोलिया में रुके हुए हैं। तो मंगोलिया में जो लोग हैं, ध्यान से देखा जाए तो उनके बेस में भी जो कॉन्सेप्ट है वो तुर्कों का ही है। उनके जो बेस में लोग हैं वो भी तुर्क हैं एक तरह से। ओके, अब मान लीजिए कि वहाँ पर वो रह गए, रुक गए, और वहाँ की जो रहन सहन, वहाँ का खान पीन, वहाँ की भूमि, वहाँ का लाइफस्टाइल, वो चीज़ें विकसित हुई और एक कल्चर ऑफ मंगोलिया विकसित हो गया। कुछ वेव्स वहाँ रुकी होंगी, कुछ वहाँ से सीधे आगे निकल गई होंगी, कुछ आगे निकल गई होंगी, वो आगे निकल के कहीं कहीं पर रुक रही होंगी, वो उस लैंड से जाने लगी होंगी, कुछ उनमें से भी आगे निकल गई होंगी। अगर ट्रेस करने पे जाएं तो जो बीज है इन सब में, जो एथनिक सीड है, वो नॉर्थ ईस्ट एशिया से आ रहे तुर्कों वाला ही है, वही वाला तुर्कों वाला। जैसे सोचने की बात है, आप यहाँ पर परिवार में 4 लोग हों, और सपोज़ कीजिए कि आप 4 लोगों में से 2 लोग भारत में रह गए, 2 विदेश चले गए। अब जब 2 जो विदेश गए हैं वो दोनों के दोनों पहले लैंड हुए इंग्लैंड में, ठीक है। तो जैसे कि ये जो नॉर्थ ईस्ट एशिया से उतरे तुर्क पहले लैंड हुए सपोज़ करो मंगोलिया में,
तो वो इंडिया से जाके लैंड हुए पहले इंग्लैंड में। अब उनमें से एक जो है वो इंग्लैंड में ही बस गया, इंग्लैंड का ही रहन सहन हो गया उसका, वैसा ही पहनना खाना पीना खेती बाड़ी वैसी वाली। लेकिन एक वहाँ से आगे चला गया और वो अमेरिका में बस गया जाके। एक उठा और अमेरिका चला गया, उसका रहन सहन खान पीन सोच विचार अमेरिका जैसे हो गए। और अब एक शादी है और आप चारों दोबारा इकट्ठे हो रहे हो, तो अब वो दोनों जब आएंगे तो आप लोग अमूमन उसे ये कह के नहीं पूछेंगे, आ भाई आ गए इंग्लैंडिये, हाँ भाई आ गए इंग्लैंड वाले, और भाई अमेरिका वालों। इवन आप उन्हें आपस में भी हो सकता है ये बहस करते देखें कि अमेरिका आ गया है कि इंग्लैंड आ गया, कौन बेहतर है। पर इन चारों को एक आदमी बात करते सुन रहा है और वो इनके पास्ट को जानता है, तो वो तो ये जानता है ना कि ये सबकी जो एंसेस्ट्री है वो कॉमन ही है। ये हैं तो सारे मूल रूप में, बीज रूप में कभी न कभी इंडियन डिसेंडेंट ही। अब उसमें से आज कुछ भारतीय नागरिक हैं, नेचुरलाइजेशन, कुछ नेचुरलाइज हो गए हैं इंग्लैंड ब्रिटिश, कुछ नेचुरलाइज हो गए हैं अमेरिकन, लेकिन डिसेंडेंट तो इनका सबका इंडियन ही है। बस इस तरह से चलिए कि कभी 3rd मिलेनियम BC के लेटर फेजेस में, समवट अराउंड 2300-2200 BC, तुर्क उत्तरी एशिया, उत्तर पूर्वी एशिया से आगे की ओर बढ़े, यानी कि वेस्टवर्ड बढ़े। तो आए एक ब्रांच उतरी मंगोलिया में, वहाँ पर वहाँ का रहन सहन खान पान टिके, वहाँ पर रुके, तो तुर्को मंगोल होने लग गए। अब क्या होने लग गए? तुर्को मंगोल। बेस में तुर्क और जो रंग ढंग अब चढ़ा है वो मंगोल है कि नहीं? ऐसा आप मॉडर्न सेंस में भी तो सुनते हो, नहीं सुनते हो कि मैं अब बंदा बिल्कुल देसी हूँ, लेकिन जो मेरे सोच विचार हैं वो बड़े विदेशी हैं। ऐसी बातें आप करते ही हो ना। देसी बांदरी वलैती चीका मारे मुंडे हो, देसी बांदरी, गाना नहीं सुना आपने? ये वो यही बता रहे ना कि भाई है तो देसी आइटम, लेकिन जो इसकी एक्टिंग शकीनियाँ, जो नाटकबाजी है वो सारी विदेशी स्टाइल की है। बस वही कहानी। तो तुर्को मंगोल हो गए, सारा सेंट्रल एशिया चले गए। अब हो सकता है कुछ तुर्क बड़े फुर्तीले हों, सैर करते करते मंगोलिया पार करके सीधे ही सेंट्रल एशिया रुके हों, कुछ तुर्क मंगोल में रुके हों, फिर मंगोल के रूप में आगे बढ़ के तुर्क सेंट्रल एशिया आए हों, कुछ सीधे ही सेंट्रल एशिया आके रुक गए, कुछ शुरुआती रूप में ही सीधे आके रुक गए, कुछ बाद में रुक रुक करके आकर के रुके। ओके, ले दे करके ये सारे अगर पीछे चले जाने लगें तो अपनी जड़ें तुर्कों में ही ढूंढ लेंगे। अपनी जड़ें कहाँ ढूंढ लेंगे? तुर्कों में। ये BC से शुरू हुई कहानी चलते 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 11वीं सेंचुरी कॉमन एरा में फिर तुर्कों की एक ब्रांच सेल्जुक तुर्क, उन्होंने फिर एनाटोलियन प्लेट्यू जीता था। और उनके जीतने के पहले तक वहाँ पर कौन सा कल्चर एग्जिस्ट कर रहा होगा? वहाँ पर कल्चर 2 एग्जिस्ट कर रहे थे। कौन से? एक तो जो सबसे पहले वहाँ कल्चर आया होगा वो होगा ग्रीक रोमन कल्चर। तो पहले ग्रीक आए, फिर रोमन आए, तो हेलेनिस्टिक कल्चर एग्जिस्ट कर रहा होगा। फिर सेल्जुक तुर्क वहाँ पहुँच गए और उन्होंने जा कर के उस रीजन को अपना लिया। दैट्स ऑल। अब जब ये तुर्क यहाँ पर फैल रहे हैं पूरे BC से शुरू होके कॉमन एरा तक, BC से AD तक फैलते जा रहे हैं, उसी समय में साउथ के रीजन, साउथ वेस्ट एशिया में, अरेबियन पेनिनसुला में 7वीं सेंचुरी की स्टार्टिंग में इस्लाम भी तो पैदा हो गया ना। इस्लाम भी तो पैदा हो गया। फिर उस इस्लाम का झंडा उठाए अरबी लड़ाके, अरबी शासक भी तो चारों दिशाओं में भाग रहे हैं ना, फैल रहे हैं ना। तो ऐसे में उन्हीं अरबियों ने उस इस्लाम को ले जा करके लैंड ऑफ पर्शिया पर स्थापित कर दिया, यानी कि आज का ईरान, पहले वाला पर्शियन रीजन। और ऐसे में पर्शिया में जब इस्लाम पहुंचा तो पर्शियन कल्चर का प्रभाव सेंट्रल एशिया तक आता है, पर्शियन कल्चर का प्रभाव सेंट्रल एशिया तक आता है, तो फिर इस्लाम सेंट्रल एशिया में भी आ रहा है। तो इसलिए वहाँ से जो तुर्क सेंट्रल एशिया में बस रहे हैं, सेंट्रल एशिया के आगे भी बस रहे हैं, सारे रीजन में इस्लाम इन तक भी पहुँच जाएगा और ये भी इस्लाम स्वीकार कर लेंगे। तो मोस्टली जो तुर्क हैं, एथनिकली जो तुर्क समुदाय है, जो जिनका हेरिटेज तुर्क है इस सेंट्रल एशिया रीजन में, ये ख़ास तौर पर मुस्लिम है और सुन्नी मुस्लिम है।
कौन से मुस्लिम हैं? सुन्नी मुस्लिम हैं। ओके, तो तुर्क मिडल ईस्ट में हैं पर वो मिडल ईस्ट के नहीं हैं। तुर्क सेंट्रल एशिया में हैं पर वो सेंट्रल एशिया के नहीं हैं। तुर्क नॉर्थ ईस्ट एशिया से आए हैं और धीरे धीरे वो सेंट्रल एशिया से होते हुए वेस्ट एशिया, मिडल ईस्ट, तुर्की, इन सब रीजनों में पहुंचे और इन्हें अपने अधिकार और प्रभाव क्षेत्र में ले लिया। अब इसी रीजन से, इसी सेंट्रल एशियाई क्षेत्र से जब भारत में लोग आएंगे इस्लाम का झंडा उठा के, अब वो चाहे सेंट्रल एशिया में अफ़गानिस्तान के क्षेत्र से आए, वो चाहे सेंट्रल एशिया में उज़्बेकिस्तान समरकंद से आए, वो सारे मूल रूप में तो तुर्क ही हुए ना। तो फिर अब वो चाहे गजनी हो, घोरी हो या आगे जा कर के मुग़ल हों, हम कहते तो इस सारे के सारे काल को तुर्किश एरा ही है ना इंडिया में, द तुर्किश रूल, क्योंकि मूल में जो नस्ल है वो तो तुर्की है ना। अब जैसे जो मुग़ल हैं, वो मुग़लों के बारे में कहा जाता है कि ये जो तुर्क और मंगोल, तुर्क मंगोल आपस में मिल करके एक पीढ़ी बनती है। वो पीढ़ी मुग़लों की जो भारत में है वो तिमूर राजवंश की पीढ़ी है। किस राजवंश की? द तिमूरिड डायनेस्टी। लेकिन उनमें जो डीएनए है, जो जीन है, वो तो तुर्क मंगोल डीएनए है ना, द तुर्किक मंगोल। ओके, ये कहानी है। फिर मुग़ल शब्द बहुत बड़ा भी हो गया, मुग़लों में फिर और बहुत कुछ आने लग गया। वो कैसे? अब हो ये रहा है कि ये तुर्क बसा करते थे सेंट्रल एशिया इलाके में और अरब क्षेत्र में इस्लाम पैदा हो गया। पैगंबर मोहम्मद के बाद वहाँ पर खलीफे बनने शुरू हुए। खलीफों में उम्मायद और अब्बासिद खलीफे इंपॉर्टेंट है। अब्बासिद खलीफे जिनका अंत आप जानते हैं 13वीं सेंचुरी के अराउंड हो गया और अंत हुआ उनका तभी तो फिर तुर्कों ने एनाटोलियन रीजन सारा कब्जा के तुर्क ओटोमन शासन फैल गया था ना। तो अब्बासिद खलीफे जो जब हुआ करते थे तो वो क्या किया करते थे? सुनो ध्यान से। सही में इस्लाम में तुर्कों की एंट्री कैसे हुई है? एज अ स्लेव। जब अरब से ईस्ट की ओर बढ़े हैं अरब्स विद द फ्लैग ऑफ इस्लाम, तो वो पर्शियन क्षेत्र में आए और बहुत सारा पर्शियन इन्फ्लुएंस उन पर छा गया। आज भी जब आप सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पर एज अ लिंग्वा फ्रैंका रशियन तो बोली जाती है, इसके साथ साथ वहाँ पर पर्शियन बोली जाती है, फ़ारसी, क्योंकि पर्शियन इन्फ्लुएंस बहुत वाइड एरिया में फैला हुआ था। क्योंकि आप सब जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि अपने समय में पर्शियन एम्पायर अपने समय का सबसे बड़ा एम्पायर था। तो पर्शियन इन्फ्लुएंस बहुत वाइड स्प्रेड था। पर्शियन रहन सहन, खान पान, भाषा, बोलियाँ सब बहुत फैली हुई थी। तो अरब जब ईस्टवर्ड आए, इस्लाम लेकर के आए, तो एक नई चीज़ उन्होंने उस इलाके को दी, वो इस्लाम दिया। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने अपना ली वो वहाँ की थी, जो वहाँ पर एग्जिस्ट कर रही थी, जिसमें से कि एक लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और इस तरह से इन खलीफों के द्वारा अपनी सेना में जब ये सेंट्रल एशिया में रेड मारा करते थे, जब सेंट्रल एशिया के क्षेत्रों को जीता करते थे, वहाँ पर एज अ बूटी, एज अ प्राइज़ इनको लड़ाके मिला करते थे। वो तुर्क हुआ करते थे नस्ली रूप में। तो सबसे पहले तो अब्बासिद खलीफों को एज अ लड़ाके स्लेवरी की फॉर्म में तुर्क मिले हैं। धीरे धीरे अब्बासिद खलीफों ने इन तुर्कों की घुड़सवारी की कला को देखा और ये देखा कि ये बहुत ज़बरदस्त घुड़सवार होते हैं, क्योंकि सेंट्रल एशिया, मंगोलिया, ये सारा रीजन अच्छे खासे ग्रासलैंड के लिए जाना जाता है। यहाँ पर रहने वाले लोग घुड़सवार बहुत ज़बरदस्त होते हैं, क्योंकि सेंट्रल एशियाई घोड़े पूरी दुनिया में माने गए हैं। घास खाने को है तो घोड़े होंगे भाई, और बचपन से ही घोड़े दौड़ाते हैं ये लोग। तो ऐसे में इनकी घुड़सवारी को देख के, इनकी तीरंदाजी को देख करके ये माना गया कि इन्हें सेना में इनकी एक टुकड़ी होनी चाहिए। तो तुर्कों की टुकड़ी अब्बासिद खलीफों की सेना में हुआ करती थी, एक कॉन्टिंजेंट तुर्किश हुआ करती थी और उसे तुर्किश सरदार ही मैनेज किया करता था। धीरे धीरे तुर्किश कॉन्टिंजेंट को इन द आर्मी ऑफ द अब्बासिद खलीफाज तुर्की सरदार मैनेज करने लगे। समा आगे बढ़ने पर जब अब्बासिद खलीफे कमज़ोर पड़ने लगे
तुर्किश सरदारों ने उनके अधीन जो भी कॉन्टिंजेंट हुआ करती थी उसका साइज़ बड़ा करना शुरू किया, और जिस रीजन में भी वो बेस्ड हुआ करते थे उन्होंने उस रीजन को अपने लिए मिलिट्रली और पॉलिटिकली रूल करना शुरू कर दिया। और इस तरह से अलग अलग तुर्की सरदार अलग अलग क्षेत्र में तुर्की की लीडरशिप के रूप में स्थापित हो गए। और आज आपको तुर्की एथनिसिटी बेस्ड इतने सारे स्टेट्स देखने को मिलते हैं। और उन्हीं तुर्की सरदारों में से कुछ ब्रांचेज बड़ा साइज धारण कर गई, जिन्होंने बड़े लंबे एरिया में रूल किया, जिसको आप एशिया माइनर कहिए, वेस्ट एशिया कहिए, नॉर्थ अफ्रीका कहिए, अरेबियन पेनिनसुला रीजन कहिए, एक्सेप्ट द ईरान, वो लंबे एरिया में रूल करके गए। दैट इज़ द ओटोमन तुर्क। ओके, तो ओटोमन तुर्कों का शासन फिर लंबा रहा 700 बरस तक का। लेकिन इन ओटोमन तुर्कों के शासन के पहले तुर्की, जिसे आज आप कह के पुकारते हैं, उस एनाटोलियन रीजन में जिन्होंने तुर्क शासन, तुर्क एथनिक लोगों को बसाया, वो सेल्जुक तुर्क थे, जिसे सल्जुक तुर्क कहा जाता है। तो इस तरह से एक झुंड, एक समुदाय BC के 2300 समय के आसपास कहीं से आरंभ हुआ और फिर ऐसे फैलता गया चारों दिशाओं में, चाहे मंगोलिया, चाहे कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तो नाम भी तुर्क, देखिए इन्फ्लुएंस कितना स्ट्रॉन्ग नज़र आता है, चाहे अफ़गानिस्तान, चाहे आगे चले जाओ सारा एशिया माइनर, वेस्ट एशिया, चारों दिशाओं में फैल गए। और जहाँ जाते गए वहाँ का रहन सहन अपनाते गए, जहाँ जाते गए। शुरुआत में जब ये शुरू हुए थे अपने इलाकों से, इस्लाम में जब इनका संबंध नहीं जुड़ा था, उसके पहले तक जो ये धर्म अपनाते थे वो इनके वही ट्रेडिशनल रिलीजन, जैसे तेंगरिन, इनका मेजॉरली रिलीजन यही था। स्काई गॉड को फॉलो किया करते थे ये सारे। और तेंगरिन धर्मों में हमेशा प्रकृति और नेचर की वर्शिप से जुड़े सिंबल मिलेंगे, जैसे कि आज भी आप मंगोल जाइए तो उनमें जो टॉम्ब रहते हैं इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ के, उनके बाहर आपको त्रिशूल नुमा एक सिंबल लगा दिख जाएगा। ओके, एनर्जी को कैप्चर करते रहते हैं, ऊर्जाओं को संतुलित करता रहता है वो। तो इस तरह से फिर ये एक समय में अपने ट्रेडिशनल रिलीजन छोड़ ये सारे के सारे इस्लाम अपना गए, सारे मने काफ़ी हद तक। और आज एथनिकली वो तुर्क हैं, रिलीजियसली वो मुस्लिम हैं, और सेक्ट वाइज वो सुन्नी हैं। और अब जब अब्बासिद खलीफों ने इन तुर्कों को अपनी सेना में रखना शुरू किया एज अ लड़ाके, एज अ सोल्जर, तो वो तुर्क फिर उस क्षेत्र में भी आए होंगे जहाँ पर अब्बासिद खलीफों का शासन था। तो तुर्क धीरे धीरे पर्शिया के क्षेत्र में, अरब के क्षेत्र में, सारे क्षेत्रों में जाने लगे। फिर जहाँ जहाँ गए वहाँ पर फिर इंटरफेथ मैरिजेस हुई, इंटर एथनिक मैरिजेस भी हुई। और उन इंटर एथनिक मैरिजेस में फिर तुर्कों की शादी पर्शियन से भी हुई, तुर्कों की शादी अरबों से भी हुई। तो तुर्किक पर्शियन, तुर्किक अरबिक, इस तरह से फिर मिली जुली नस्लें बनने लगी। आई बात समझ में? सैनिकों ने फिर सारे क्षेत्रों में गए और शादियां विवाह हुए तो मिला जुला काम बनने लगा। इसलिए हर जगह तुर्किक तुर्किक देखने को मिल जाएगा। आगे तुर्किक पर्शियन लगा लीजिए, आगे तुर्किक मंगोल लगा लीजिए। इन्हीं ब्रांच में से एक व्यक्ति तैमूर, जो पहले दिल्ली सल्तनत के समय में भारत आता है, उसके क्षेत्र तक भी फैला हुआ है कल्चर जो कि पर्शियन है। उसने अपनाया हुआ है एक धर्म जो कि इस्लाम है। वो एक नस्ल से आता है जो कि तुर्किक है। देखो सब स्पष्ट कर रहा हूँ। भारत की ओर आता है, तैमूर लंग कहते हैं उसे। फिर समय बीत जाने पर यहाँ से चला भी जाता है। फिर वापस उसी के आगे जो वंशज हैं वो प्रयास करते हैं भारत आने के, और वो वंशज जो हैं दैट इज़ बाबर। बाबर, अब बाबर जो है वो मुगल, मंगोल से मोगुल, मोगुल से मुगल शब्द आता है। बाबर मुगल के तौर पर ज़्यादा इसलिए जाने गए कि तैमूर शब्द वो पॉलिटिकली ज़्यादा अपने साथ लगाना चाहते नहीं थे। आई बात समझ में? उसका कारण हो जाता था कि भाई लूटपाट हुई।